आज हम हमारी एकेडमी की 10th जो बैच 1 हमने शुरू की थी प्री इंटीग्रेट की, उसकी टेस्ट नंबर 10 है और बैच 2 की टेस्ट नंबर 2 है, उसको सॉल्व करेंगे। तो क्योंकि मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ तो मैं केमिस्ट्री का पोर्शन जो है उसको सॉल्व करता हूँ। तो इस टेस्ट में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, काफ़ी सारी ट्रिक्स, काफ़ी सारी प्रॉब्लम स्ट्रेटजीज आपको करने के लिए मिलेंगी। तो बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, काइंडली सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आप पाकिस्तान में किसी भी जगह रहते हैं और आप प्री एंट्री टेस्ट, प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग के लिए और प्री मेडिकल के लिए आप पाकिस्तान में कहीं पे भी टेस्ट, दिस वीडियोस आर फॉर यू पीपल। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 81 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81 है कि एट कांस्टेंट प्रेशर, अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं, द वॉल्यूम ऑफ फिक्स मास ऑफ गैस। अब देखिए दो चीजें हैं। तो अगर आप प्रेशर कांस्टेंट रखते हो तो अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ वॉल्यूम शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। चलिए ऑप्शन की तरफ आते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, मे बी ये सही हो। फर्स्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर, नो, डायरेक्टली होगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर सही है। मोर देन वन चॉइस, कहीं दो चॉइसेस सही तो नहीं है। अगर आपके जहन में ये आ रहा है, जो मुझे भी डाउट है कि पहला ऑप्शन सही है कि नहीं है, तो ये नहीं है। क्यों नहीं है? तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम तब होगा जब प्रेशर के साथ साथ टेम्परेचर भी कांस्टेंट होता। तो ये एवोगाड्रोस लॉ की स्टेटमेंट है कि वॉल्यूम तब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता जब प्रेशर और टेम्परेचर दोनों कांस्टेंट होते। तो अभी खाली प्रेशर कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम जो है किससे वेरी करेगा? टेम्परेचर से, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ। तो द करेक्ट आंसर इज व्हाट? सी इज द करेक्ट आंसर, होपफुली। तो आपको ये थोड़ा सा आप भूल सकते थे और मे भी आप भूले हो। अगर भूले हैं तो दोबारा नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 81 है। क्वेश्चन नंबर 81 ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट मैथमेटिकल रिलेशन फॉर चार्ल्स लॉ। वी नो दैट चार्ल्स लॉ इज व्हाट? वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, सही है। अगर प्रोपोर्शनलिटी खत्म करते हैं तो के आएगा, ये भी सही है। तो के को इधर रखते हैं तो टी इधर क्या करेगा? डिवाइड करेगा, तो वी अपॉन टी इज इक्वल टू के, ये भी सही है। तो ये जो रिलेशन है ये आपका क्या होगा? गलत है। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इज इंक्रीज्ड, कि बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड की इंक्रीज हो रही है। झट से आपको याद करना चाहिए कि बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करती है? बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज, बॉइलिंग पॉइंट तो दो फैक्टर पे डिपेंड करती है, एक एक्सटर्नल प्रेशर और दूसरा होता है इम्प्योरिटी। अगर आप नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटी डालते हो फिर भी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगी, अगर आप एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाते हो फिर भी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगी। ऑप्शंस पे आते हैं। इट्स एक्सटर्नल प्रेशर इज इंक्रीज, बिल्कुल सही है। लिक्विड इज बॉइल्ड एट रिड्यूस प्रेशर, ये तो वैक्यूम डिस्टिलेशन हो गई। इट कंटेन्स अ नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटी, बिल्कुल सही है। तो 1 and 3 आर द करेक्ट ऑप्शन। 1 and 3 जो है वो क्या होंगे? करेक्ट ऑप्शन होंगे। होपफुली समझ आएगा। क्वेश्चन नंबर 84 को जरा एक मरतबा पढ़ लें, खुद डिसाइड करने के, पास करके खुद करने की कोशिश करें। नहीं होता तो आंसर देख लें। इन अदर ऑप्शंस दैट कि आप पहले ये टेस्ट सॉल्व करके खुद सॉल्व करना चाहते हैं तो नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, नंबर पे व्हाट्सएप करें तो मैं आपको ये पेपर अनसॉल्व भेज दूंगा। तो आप खुद ही जो है अपने तरीके से करके बाद में वीडियो देख सकते हैं, आपकी मर्जी है। सिलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इट इज वर्क डन पर मोल पर केल्विन। देखिए एक यूनिट है इसका, जूल मोल इनवर्स केल्विन इन। इस हिसाब से वर्क डन पर मोल पर केल्विन होगा। यहाँ पे पर मॉलिक्यूल है, यानी ये गलत है। पर मॉलिक्यूल जो होता है वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट नहीं, वो तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, ठीक है। इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू इन कैलोरीज, कैलोरीज में ये जूल में वैल्यू है, तो कैलोरीज में अगर करना है तो 4.18 से डिवाइड करेंगे। तो अगर 4.18 से डिवाइड करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 1.987 हो जाएगा, यानी ये वैल्यू भी गलत है। इट्स वैल्यू चेंजेस बाय चेंजिंग मास ऑफ गैस, गैस की अमाउंट पे नहीं डिपेंड करता। इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेस, नहीं, क्योंकि ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, सब गैसेस के लिए इसका वैल्यू क्या रहता है? सेम। इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू चेंजेस इफ यूनिट्स ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर इज चेंज। तो दिस इज द ओनली आंसर। तो आपका आंसर क्या होगा? 5 ओनली होगा। हर क्वेश्चन को आप पास करके भी कर सकते हैं, या आप मुझे व्हाट्सएप करें तो मैं आपको ये पूरी टेस्ट अनसॉल्व भेज दूंगा। आप खुद कर लें, उसके बाद की वेरीफाई कर लें, जैसा आपको इजी लगे। 85 में के इन लिटर एटीएम
2 केल्विन पर मोल द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ गैस कांस्टेंट। अब ये सिंपली ये होगा 0.0821। तो 0.0 जो 821 वैल्यू है वो तभी आता है जब हम वॉल्यूम को डीएम क्यूब में लेंगे, एंड वी नो दैट 1 डीएम क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर, लीटर इनटू एटीएम मोल इनवर्स एंड केल्विन इन। तो दिस इज द वैल्यू। 85 क्वेश्चन इजी था, आर का वैल्यू पूछा हुआ था। तो हम आते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 86 को देखें जरा। थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको पास करके मैं थोड़ा हट जाता हूँ स्क्रीन से, आप पास करके आप खुद करने की कोशिश करें अगर आपसे होता है तो, वरना मैं हूं ना। इस क्वेश्चन को देखें कि सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स इफ वॉल्यूम ऑफ गैस चेंजेस इन द फॉलोइंग वे। अब देखिए इसको समझने की कोशिश करते हैं कि वॉल्यूम जो है V to 2V हुआ है, तो देर आर टू पॉसिबिलिटीज। नंबर वन ये है कि टेम्परेचर जो है वो T1 से, यानी टेम्परेचर क्या होना चाहिए, टेम्परेचर डबल होना चाहिए, प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए। पहली बात ये, अगर हम चार्ल्स लॉ यूज करते हैं तो टेम्परेचर डबल करेंगे तो वॉल्यूम डबल हो जाएगा। दूसरी बात क्या होगी कि अगर आप बॉयल्स लॉ यूज करते हो तो प्रेशर को जो है वो हाफ होना चाहिए एंड टेम्परेचर जो है उसको कांस्टेंट होना चाहिए। अब क्या रहा है कि 2V to 8V, यानी अगेन वॉल्यूम 4 टाइम्स बढ़ रहा है। अगेन देयर आर 4 पॉसिबिलिटीज कि टेम्परेचर जो है वो 4 टाइम्स इंक्रीज होना चाहिए। और थर्ड केस क्या है कि भाई प्रेशर जो है आपका 1/4 प्रेशर होना चाहिए एट कांस्टेंट T। अगर आप टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हो तो प्रेशर 4 मरतबा कम होना चाहिए, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 4 मरतबा बढ़ जाएगा, क्योंकि प्रेशर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर से डायरेक्टली। यहाँ पे क्या होगा कि P को जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए। अब क्या हो रहा है कि 8V to 4V, यानी वॉल्यूम हाफ हो रहा है, हाफ हो रहा है, तो अगेन देयर आर टू पॉसिबिलिटी। टेम्परेचर को जो है हाफ होना चाहिए, ठीक है, एंड प्रेशर को जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, बात समझ रहे हैं? या यहाँ पे क्या, प्रेशर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल ये वॉल्यूम हाफ हो रहा है, तो प्रेशर को क्या होना चाहिए, डबल होना चाहिए, एंड टेम्परेचर आपका कांस्टेंट होना चाहिए। तो ऐसा ऑप्शन ढूंढें जो इनसे मैच करता हो। तो ऐसा ऑप्शन ढूंढें जो इनसे मैच करता हो। दरवाजा बंद करें। तो भाई ढूंढते हैं ऐसा ऑप्शन। मेरे ख्याल से सी सही है कि P इज हाल्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। जब P हाल्ड होगा तो वॉल्यूम 2V हो जाएगा। T इज इंक्रीज 4 टाइम्स, तो 2V जो है 4 टाइम्स बढ़ा रहे हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर, तो वॉल्यूम 4 मरतबा बढ़ जाएगा, तो इंटू 4 करोगे तो ये 8V हो जाएगा। अब नेक्स्ट ऑप्शन क्या है कि P इज डबल। अगर आप 8V पे P डबल करते तो वॉल्यूम हाफ हो जाएगा, यानी 4V हो जाएगा। तो आपका सी एंड जो है वो करेक्ट आंसर। बात समझ आ गई होगी होपफुली आपको। इस क्वेश्चन को इस तरह से डील करना था, इसको मैं हटाता हूं। एक ही क्वेश्चन ये है कि विच सब्सटेंसेस बिकम्स सर्कुलर व्हेन शिफ्टेड फ्रॉम ट्रायंगुलर वेसल। कि भाई हमारे पास एक सब्सटेंस है जो सर्कल में पड़ा हुआ है, उसको हमने इस शेप से हटा के इस शेप में डाल दिया। बताएं कि कौन से सब्सटेंस हैं जो वाइल मूविंग फ्रॉम सर्किल टू ट्रायंगल इनका शेप चेंज हो जाएगा। अब सिंपल सी बात है कि गैसेस को और लिक्विड को डेफिनेट शेप नहीं होता, तो आप जब लिक्विड को या गैस और लिक्विड को जब आप यहां से यहां शिफ्ट करोगे तो उसका शेप क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। पहला ऑप्शन है मर्क्यूरी लिक्विड है, यस इसका शेप चेंज होगा। दूसरा ऑप्शन गोल्ड, ये तो सॉलिड है, इसका शेप नहीं चेंज होगा। तीसरा ऑप्शन है नियॉन, गैस है, स्टीम गैस है, आइस सॉलिड है, नहीं होगा। तो आपका आंसर होगा 2, 3 एंड 4। आंसर आपका क्या होगा 2, 3 एंड 4, यानी सॉरी 1, 2, 1, 3 एंड 4। आपका आंसर ये होगा 1, 3 एंड 4। तो 1, 3 एंड 4 गैसेस और लिक्विड को रिप्रेजेंट करते हैं, और गैसेस का और लिक्विड का वॉल्यूम जो है वो वॉल्यूम तो सॉरी शेप जो है वो फिक्स नहीं होता। दे अडॉप्ट द शेप ऑफ कंटेनर। व्हेन आप किसी भी गैस या लिक्विड को इस शेप पे कन्वर्ट करेंगे या इससे इसके निकाल के इसमें डालेंगे, का शेप चेंज हो जाएगा, नए कंटेनर के शेप जैसा हो जाएगा। क्लियर है? 290 मिलीलीटर ऑफ गैस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है,
heated to 273 डिग्री सेंटीग्रेड एट कांस्टेंट प्रेशर, द न्यू वॉल्यूम विल बी। अब देखिए प्रेशर का कहीं जिक्र नहीं है, इसका मतलब प्रेशर कांस्टेंट है, हम टेम्परेचर चेंज करें, इट मीन्स के प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू चार्ल्स लॉ। तो आप देखें कि V1 जो है वो 290 है मिलीलीटर या सेंटीमीटर, मिलीलीटर, और V2 जो है हमने फाइंड करना है। T1 जो है आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इसमें 273 ऐड कर लें, ये 273 केल्विन हो जाएगा, ठीक है। तो T2 कितना है आपका, T2 है आपका 273, तो इसमें डिग्री सेंटीग्रेड 273 फर्दर ऐड कर ले तो केल्विन में हो जाएगा 546। तो अब हमने क्या किया है कि हमने एब्सोल्यूट टेम्परेचर डबल किया है। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो अगर आप एब्सोल्यूट टेम्परेचर डबल करोगे तो वॉल्यूम डबल हो जाएगा। आपकी मर्जी, अब आप इक्वेशन पे करें। मेरा आंसर तो यही है कि सिंपली 290 को डबल कर दें, वरना अगर आप इक्वेशन पे करना चाहें तो इक्वेशन होगी आपकी V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू V2 अपॉन T2। तो भाई V1 का वॉल्यूम आपको कितना मिला हुआ है 290, T1 कितना आपका 273 के इक्वल्स टू V2 हमने फाइंड करना है, और T2 कितना मिला हुआ है आपको, T2 आपका 546, ठीक है। इक्वल्स टू क्या होगा कि V2 मालूम करना है तो इसको इधर लाएंगे तो ये मल्टीप्लाई करेगा, तो भाई V2 होगा आपका किसके इक्वल 290 इंटू 546 डिवाइडेड बाई 273। तो 273 का टेबल इस पे 2 टाइम 2 को 290 से मल्टीप्लाई करोगे 580 मिलीलीटर। वैसे तो सिंपली है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। आप टेम्परेचर को एब्सोल्यूट टेम्परेचर में कन्वर्ट करें और देखें कि आपने टेम्परेचर में चेंज किस टाइप की है। अगर आपने डबल किया है तो वॉल्यूम डबल हो जाएगा, अगर आपने एब्सोल्यूट टेम्परेचर हाफ किया है तो वॉल्यूम भी हाफ हो जाएगा। तो हमने क्या किया था डबल, तो वॉल्यूम हो जाएगा डबल। क्लियर? The normal boiling points of hydrides of 4 and 5A are shown in the following figure graph। इस ग्राफ में अब ये जो मीथेन वाले हैं ये 4A ग्रुप के हेड्राइड हैं, और ये ऑक्सीजन वाले जो सल्फर वाले हैं ये 6A ग्रुप के हेड्राइड्स हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, shown in the following graph, answer the following questions। पहला क्वेश्चन ये है नंबर ऑफ हाइड्राइड्स लिक्विड्स एट रूम टेम्परेचर। अब रूम टेम्परेचर की बात करें तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जितने भी हाइड्राइड्स हैं इनकी बॉइलिंग पॉइंट 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर होगी तो वो रूम टेम्परेचर पे क्या होंगे, लिक्विड होंगे। तो थोड़ा ग्राफ को देख लें, ये 0 है, ये -100 है तो ये कितना होगा -50, ये 0 है, ये 100 है तो ये कितना होगा 50। तो आप नोट करें तो इसके बीच जो है ये क्या होगा 25 होगा, यानी दिस इज द रीजन 25। तो यहां पर या इससे ऊपर जो होंगे वो क्या होंगे, लिक्विड्स होंगे या आपके क्या होंगे, सॉलिड्स होंगे। तो अभी हमारे पास ये है कि लिक्विड कितने हैं, तो हम देखेंगे कि जिसकी बॉइलिंग पॉइंट इस पॉइंट से ऊपर है। इस पॉइंट से क्यों ऊपर है, क्योंकि हम क्या लेते हैं, जो रूम टेम्परेचर लेते हैं इसी पे स्टेट डिसाइड करती है कि स्टेट क्या होगी कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपको सब्सटेंस किस स्टेट में मिले। तो कितने आ गए, एक वाटर आ गया, एक हाइड्रोजन टेलोराइड आ गया, ठीक है, तो 2 हो गए। तो 2 आपके पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया कि 2 ऐसे कंपाउंड हैं जो क्या होंगे, लिक्विड होंगे। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, द कॉज ऑफ हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर बाकी सब हाइड्राइड से क्यों ज्यादा है, कॉज इज द सिंपल हाइड्रोजन बॉन्ड। इस क्वेश्चन का आंसर है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो बाकी किसी में भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड है, इस वजह से इसकी हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो स्ट्रांग बॉन्ड होता है, तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी, ज्यादा होगी। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस फ्रॉम हाइड्रोजन सल्फाइड टू हाइड्रोजन सेलेनाइड, हाइड्रोजन सेलेनाइड टू हाइड्रोजन टोल्यूराइड। यहाँ पे देखिए कि बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोजन सल्फाइड से यहाँ से ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है। अब देखिए ये पोलर कंपाउंड है, तो इनमें होती है डायपोल फोर्स। अब तीनों में डायपोल फोर्स है, स्टिल बॉइलिंग पॉइंट जो है वो जब हम नीचे आ रहे हैं ग्रुप में तब बढ़ रही है। तो एक फोर्स है जिसको हम लंदन डिस्पर्शन फोर्स कहते हैं, वो सब मॉलिक्यूल में पाई जाती है। वो पोलर मॉलिक्यूल में भी पाई जाती है, वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल में भी पाई जाती है। कौन सी फोर्स, लंदन डिस्पर्शन फोर्स। तो है तो सब में डायपोल फोर्स। जैसे ही हम ग्रुप में नीचे आएंगे तो हाइड्रोजन का मास तो वही है, पर सल्फर का मास कम होगा सेलेनाइड से, सेलेनियम का मास कम होगा टेलोरियम से। तो नीचे मास बढ़ने की वजह से लंदन डिस्पर्शन फोर्स बढ़ रही है। इसका जो
आंसर होगा लंदन डिस्पर्शन फोर्स। ठीक है, तो भाई 2 हाइड्रोजन बॉन्ड लंदन डिस्पर्शन फोर्स, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड इंक्रीज इन डाइपोल डाइपोल फोर्स, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड इंक्रीज इन लंदन डिस्पर्शन फोर्स। तो दिस इज अवर राइट आंसर। तो अगर आपको समझ नहीं है तो एक मरतबा बैक जाएं और एक मरतबा फिर देख लें, होपफुली आपको आ जाएगा, सिंपल है। ठीक है, चलिए इसको मैं मिटाता हूं, हम आते हैं क्वेश्चन नंबर, तो क्वेश्चन नंबर 89 है, 90 है मेरी स्क्रीन पे। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि बोथ एन पेंटेन एंड आइसोपेंटेन आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स विथ लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, के दोनों में, एन पेंटेन में आइसोपेंटेन में लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं, दे हैव सेम मॉलिक्यूलर मास, इनका मॉलिक्यूलर मास भी सेम है, स्टिल एन पेंटेन हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन आइसोपेंटेन। अब देखिए लंदन डिस्पर्शन फोर्स जो है, लंदन डिस्पर्शन फोर्स कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, उसमें मॉलिक्यूलर वेट है, अब ये तो दोनों का सेम है, इस वजह से यहाँ ये फैक्टर नहीं होगा। नंबर ऑफ एटम्स हैं, अब वो भी दोनों में सेम है, ठीक है, तो ये फैक्टर भी यहाँ पे इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे जो इफेक्ट होगा वो साइज कह लें या सरफेस एरिया कह लें। तो जो सरफेस एरिया है एन पेंटेन का, एन पेंटेन देखिए स्ट्रेट चेन कंपाउंड है, तो ये थोड़ा इसका सरफेस क्या होगा, लार्ज होगा, और ये थोड़ा कम्पैक्ट है तो इसका सरफेस क्या होगा, कम होगा। आप यहाँ से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम से देख लें कि इसका सरफेस क्या है, ज्यादा है, तो लंदन डिस्पर्शन फोर्स जो है वो सरफेस एरिया पे भी डिपेंड करती है। इसी वजह से हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है होमोलॉगस रिंग, स्ट्रेट चेन जो आइसोमर्स होते हैं उनकी मेल्टिंग पॉइंट, उनकी बॉइलिंग पॉइंट क्या ज्यादा होती है, उनकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होती है किससे, उनके ब्रांच इन आइसोमर्स से। तो जितनी आप ब्रांचिंग बढ़ाते जाएंगे सरफेस एरिया कम होता जाएगा, जब सरफेस एरिया कम होता जाएगा तो आपकी लंदन डिस्पर्शन फोर्स वीक होती जाएगी। होपफुली आपको ये बात समझ आ गई। तो ऑप्शंस की तरफ आते हैं। मोर द नंबर ऑफ एटम्स इन एन पेंटेन, नहीं, एटम सेम है। लार्ज सरफेस एरिया, सही है। एन पेंटेन हैज वीकर डाइपोल डाइपोल फोर्स, नहीं, दोनों नॉन पोलर हैं। इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ आइसोपेंटेन इज इजीली डिस्टॉर्टेड, नहीं, ये किसका डिस्टॉर्टेड हो सकता है इजीली, तो एन पेंटेन का। जितना ज्यादा होगा उतना जो है कहते हैं कि पोलराइजेशन ज्यादा होगी तो लंदन डिस्पर्शन फोर्स स्ट्रांग होगी। इन अ क्लोज्ड फ्लास्क ऑफ 1 लीटर, यहाँ पे एक चीज समझ लें कि जो वॉल्यूम है P जो है 1 लीटर फिक्स है, कांस्टेंट है, डोंट फॉरगेट दिस थिंग। वॉल्यूम कंटेनर का कांस्टेंट है 1 लीटर, 2 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन, यानी 2 ग्राम हाइड्रोजन का मतलब हो गया 1 मोल, हीटेड फ्रॉम 27 टू 327, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, ये क्या इनकरेक्ट होगा। अब देखिए वॉल्यूम फिक्स है तो आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, ठीक है, वॉल्यूम फिक्स है, आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो काइनेटिक एनर्जी जो है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ कोलियंस इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि वॉल्यूम फिक्स है तो मॉलिक्यूल तेजी से मूव करेंगे तो ज्यादा नंबर में कोलाइड करेंगे, ज्यादा नंबर में कोलाइड करेंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो आए देखते हैं कि इनकरेक्ट ऑप्शन क्या है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज, बिल्कुल सही है। द वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्रीज, नहीं, वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होगा क्योंकि वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट है, वॉल्यूम फिक्स है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि हमने बताना क्या है, हमने बताना है कि इनकरेक्ट क्या है। ठीक है, द रेट ऑफ कोलियन इंक्रीज, बिल्कुल इंक्रीज होंगे। द प्रेशर ऑफ द गैस इंक्रीज, बिल्कुल इंक्रीज होगा। तो वॉल्यूम जो है क्योंकि फिक्स है, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, तो आपका आंसर क्या होगा, बी फॉर बॉय। 92 क्वेश्चन पे आए, देखिए जरा गौर करें। एट कांस्टेंट टेम्परेचर द इनवर्स ऑफ प्रेशर, वाइल्स्टाइन की बात है, इनवर्स ऑफ प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर, दिस इज अल्टरनेट स्टेटमेंट ऑफ बॉयल्स लॉ। तो वॉल्यूम क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी होगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ पीवी, नहीं, पीवी सेम रहता है, पीवी क्या रहेगा, सेम रहेगा। अगर आप टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हो, खाली प्रेशर चेंज करते हो, तो हमेशा P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, P2 V2 शुड बी और मस्ट बी इक्वल टू 3 V3। तो प्रोडक्ट ऑफ पीवी कांस्टेंट रहेगी, वो इंक्रीज नहीं होगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, बिल्कुल सही आंसर है। मोर देन वन चॉइस, एक ही जवाब सही है, दो जवाब सही नहीं है। क्लियर? तो एक मतलब रिपीट कर लूं कि इनवर्स ऑफ प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, दिस इज एन अल्टरनेट स्टेटमेंट ऑफ बॉयल्स लॉ। बढ़ते हैं आगे 93 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 93 है, द मॉलिक्यूल्स
विच हैव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन वन एंड, यानी एक साइड पे पार्शियल पॉजिटिव तो जरूर दूसरे पे पार्शियल नेगेटिव होगी, एंड पार्शियल नेगेटिव ऑन द अदर एंड आर कॉल्ड डायपोल्स, इनको डायपोल कहते हैं। ये डायपोल है, दो पोल हैं, एक पॉजिटिव पोल है एक नेगेटिव। इन दीज मॉलिक्यूल्स इफ पॉजिटिव एंड इज एट पॉजिटिव एंड देयर इज द हाइड्रोजन एंड एट अ नेगेटिव एंड देयर इज द क्लोरीन। तो हमारे पास एक पोलर मॉलिक्यूल है जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड है बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। तो करना क्या है, द कोहेसिव फोर्सेस अमंग द मॉलिक्यूल्स विल बी डायपोल डायपोल फोर्स, बिल्कुल सही है। डायपोल इंड्यूस नहीं, लंडन डिस्पर्शन फोर्स नहीं। हाइड्रोजन बॉन्ड आपको पता है कि सिर्फ 3 एलिमेंट बनाते हैं, क्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन। तो हाइड्रोजन का जो क्लोरीन के साथ बॉन्ड होगा पोलर होगा, तो HCl एक पोलर है, पोलर को डायपोल कहते हैं। तो इनमें जो अट्रैक्टिव फोर्स होगी डायपोल डायपोल फोर्स। द मोमेंटरी अट्रैक्टिव फोर्स attraction between molecules of a liquid caused by instantaneous dipole and induced dipole। तो ये तो लंडन डिस्पर्शन फोर्स में हमने पढ़ा था कि जब दो मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे के नजदीक आते हैं लो टेम्परेचर पे हाई प्रेशर पे, तो लो टेम्परेचर पे जब आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे के नजदीक आएंगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। उनकी अट्रैक्शन उनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं। उस रिपल्शन की वजह से मॉलिक्यूल पोलराइज होता है, स्टार्ट होता है, उसका शेप चेंज होता है रिपल्शन की वजह से। अब इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो एक तरफ शिफ्ट हो जाएगा और जो न्यूक्लियस डेंसिटी यानी पॉजिटिव चार्ज है वो दूसरी तरफ। इसको हम कहेंगे मोमेंटरी और इंस्टेंटेनियस डायपोल। उस वक्त सिर्फ कोलियन के वक्त वो डायपोल बनेगा, टेम्पररी डायपोल बनेगा। अब उस डायपोल के नजदीक जो भी मॉलिक्यूल आएगा तो उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को वो अपनी तरफ खींचेगा, उसकी जो पॉजिटिव चार्ज है तो वो क्या करेगा, पोलरिटी इंड्यूस करेगा दूसरे में। तो ये जो मोमेंटरी डायपोल बना फिर उसने पोलरिटी इंड्यूस की दूसरे में, तो ये सारा कुछ होता है किसमें, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस में। चलिए भाई, अगर समझ ज्यादा डिटेल चाहिए तो मेरा दूसरा वीडियो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लिक्विड स्टेट की, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, तो वहां जाके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस देख लें। हम आते हैं 94 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कि कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, वर्ड्स से खेला हुआ है। द वेपर प्रेशर इंक्रीजेज विथ राइज इन टेम्परेचर, सही है। तो हमने तो बताना है जो गलत हो, तो यानी ये हमारा वैसे सही है पर हमारा आंसर नहीं है, ठीक है। एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इवापोरेशन मे और मे नॉट बी इक्वल टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन, बिल्कुल गलत है। तो हमने गलती तो बताना है, तो ये सही है, क्योंकि जब वेपर प्रेशर स्टेब्लिश होता है तो उस वक्त रेट ऑफ इवापोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन इक्विलिब्रियम में होंगे, तभी एक कांस्टेंट प्रेशर डेवलप होगा जिसको हम वेपर प्रेशर कहेंगे। तो मे और मे नॉट नहीं, शुड बी इक्वल टू द, मस्ट बी इक्वल टू द। तो एक तो ये गलत स्टेटमेंट है, हमने वही बताना है, यानी ये हमारा सही जवाब है। थर्ड स्टेटमेंट है कि द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर इन इक्विलिब्रियम द लिक्विड एट फिक्स्ड टेम्परेचर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स इन इक्विलिब्रियम विथ, ये भी सही है, पर हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, गलत स्टेटमेंट। एट इक्विलिब्रियम लिक्विड एंड वेपर एग्जिस्ट एट द सेम टाइम, बिल्कुल सही है। तो जब वेपर डेवलप होते हैं तो लिक्विड भी उधर ही मौजूद होता है क्लोज कंटेनर में, उसके वेपर्स भी होते हैं। तो लिक्विड फेस और वेपर फेस यानी लिक्विड फेस और गैस फेस को एग्जिस्ट करते हैं, दोनों एग्जिस्ट करते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा, बी। बी जो है हमारा राइट आंसर। 96 पे 96 क्वेश्चन ये है, 96 क्वेश्चन ये है कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इज द टेम्परेचर एट विच, बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन है क्या होता है कि द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेते हैं या फिर जो हम रखना चाहें, तो द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बिल्कुल सही है। द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बिल्कुल गलत है। और द वेपर प्रेशर, सारी स्टेटमेंट डेफिनेशन ही पूछी हुई है, तो आपका वो टेम्परेचर जिस पे वेपर प्रेशर लिक्विड का इक्वल हो जाए किसके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के या किसी भी प्रेशर के जो हम सेट करें, उसको हम बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। हम आते हैं 97 की तरफ। 97 and 98 questions are on the screen. Now देख लेना, the rate of evaporation of liquid depends upon surface area, बिल्कुल। जितना आप सरफेस बढ़ाएंगे, लेकिन एवापोरेशन होती है सरफेस पे ना, तो सरफेस पे जितने वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे उतने मॉलिक्यूल गैस में ज्यादा कन्वर्ट होंगे। तो छोटा सरफेस होगा
तो कम मॉलिक्यूल इवापोरेट होंगे, बड़ा होगा तो ज्यादा होंगे, तो ये बिल्कुल सही है। टेम्परेचर बिल्कुल सही, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कमजोर हो जाएगी और सरफेस मॉलिक्यूल को नीचे वाले मॉलिक्यूल जोर से धक्का लगाएंगे, कोलाइड करेंगे, तो इवापोरेशन के चांसेस बढ़ते हैं। नेचर ऑफ लिक्विड बिल्कुल सही, अगर आपके पास पोलर लिक्विड है तो उसकी रेट ऑफ इवापोरेशन स्लो होगा। तो ऑल ऑफ दीज इज अवर राइट आंसर, ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर, कि हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑल ऑफ दीज। 98 क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, फिर जो है गलत क्या है, क्या गलत है भाई, देखते हैं। वेपर प्रेशर इज इंडिपेंडेंट ऑफ सरफेस एरिया, ये तो सही है, पर हमें क्या बताना है, गलत बताना है। वेपर प्रेशर और एवापोरेशन इन दोनों में एक फैक्टर है जो सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है, एक प्रॉपर्टी दूसरी नहीं करती। क्यों नहीं करती, आप मेरा वीडियो देख लेना वेपर प्रेशर वाला, आपको पता चल जाएगा। अच्छा, द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड रिमेन सेम बिफोर एंड आफ्टर इक्विलिब्रियम इज एस्टेब्लिश्ड इन वेपर प्रेशर। अब देखिए क्या होता है कि मान लें कि ये हमारे लिक्विड की लेवल थी, ठीक है, बिफोर एवापोरेशन, एवापोरेशन अभी नहीं हुई तो ये लेवल थी, ठीक है। अब भाई कुछ वक्त गुजरा, ठीक है, कुछ वक्त गुजरा तो क्या होगा कि वेपर्स बनेंगे। अब जितने वेपर्स बनेंगे तो लिक्विड से ही बनने, तो लिक्विड का सरफेस क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, यानी वॉल्यूम आफ्टर एवापोरेशन, या जब वेपर्स प्रेशर डेवलप होगा, वेपर्स बनेंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो बिफोर वॉल्यूम क्या होगा, ज्यादा होगा, आफ्टर एवापोरेशन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वॉल्यूम कम हो जाएगा तो रिमेन्स क्या लिखा हुआ है कि हैविंग वेपर प्रेशर सेम नहीं होगा, क्या होगा, कम होगा। तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, फिर कोई दूसरी तो नहीं है, उसको भी देखते हैं। When liquid is kept in closed container, after some time, amount of liquid remain same even after evaporation. अब देखिए अमाउंट तो सेम ही रहेगी ना। फॉर एग्जाम्पल आपने 1 kg वाटर लिया था, तो एवापोरेशन के बाद आपको 1 kg ही क्या मिलेगा, वाटर प्लस स्टीम और वेपर्स मिलेंगे। आपको वाटर प्लस, क्योंकि अमाउंट तो सेम ही रहेगी, हुआ क्या था, वॉल्यूम कम हुआ था ना, अमाउंट तो सेम रहेगी। डिब्बे के अंदर ही आपको वाटर का 1 kg ही मिलेगा। वॉल्यूम जो है वो, क्योंकि कुछ लिक्विड मॉलिक्यूल उड़ के जो है गैस बन गए थे, वेपर बन गए थे, इस वजह से वॉल्यूम कम होगा पर अमाउंट सेम रहेगी। तो ये भी गलत है, हमारा आंसर नहीं है। द रेट ऑफ कंडेंसेशन इज इक्वल टू द रेट ऑफ एवापोरेशन इन अ कूल्ड कंटेनर। अब देखिए जो वेपर प्रेशर होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो अगर आप एक कूल कंटेनर में वेपर डेवलप कर रहे हो तो वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा, पर जाहिर है इक्विलिब्रियम तो होगा। तो डी ऑप्शन भी सही है, गलत है, गलत क्यों है, क्योंकि हमने तो इनकरेक्ट आंसर ढूंढना था। तो आपका बी होगा, वॉल्यूम जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वॉल्यूम की लेवल जो है कंटेनर की वो कम हो जाएगी आफ्टर इवापोरेशन, और आफ्टर जो है जब क्या होगा कि आपकी जो है क्या होगा, जब वेपर प्रेशर डेवलप हो जाएगा या इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा, तो उसी लिक्विड के वॉल्यूम से ही क्या हुए थे, गैस हुए थे, तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो 99 ये कि द वेपर प्रेशर ऑफ नॉन पोलर लिक्विड। अब देखिए थोड़ा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का ट्रेंड देख लें। इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्सेज हैं वो पोलर की ज्यादा होती है पोलर से, पोलर की ज्यादा होती है किससे, नॉन पोलर। ये सारे पोलर नॉन पोलर क्या, अगर हाइड्रोजन बॉन्ड है, अगर डायपोल डायपोल फोर्स है, अगर लंडन डिस्पर्शन, तो भाई हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। तो मॉलिक्यूल जितना जकड़े हुए होंगे, ज्यादा मजबूती से पकड़ होगी, तो वेपर्स कम डेवलप होंगे। सबसे ज्यादा वेपर्स किसके निकलेंगे, नॉन पोलर के, उससे कम निकलेंगे किसके, वेपर के। तो पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, वेपर प्रेशर ऑफ अ नॉन पोलर लिक्विड इज फेयरली हाई एज कंपेयर टू द पोलर लिक्विड, बिल्कुल सही है। फेयरली लो नहीं, गलत है। सेम गलत है, समटाइम्स लो समटाइम नहीं। तो जो नॉन पोलर लिक्विड होगा जिसकी अट्रैक्टिव फोर्स कमजोर होगी, वीक होगी, उसके वेपर्स जल्दी डेवलप होंगे, तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, हाई होगा। द स्ट्रेंथ ऑफ लंडन डिस्पर्शन फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ, लंडन डिस्पर्शन फोर्स नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल बिल्कुल डिपेंड करती है। सरफेस एरिया बिल्कुल, जितना लार्ज होगा जितने नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा होंगे, ठीक है। तो हमने अगर आप कहते हैं कि ब्यूटेन है, ठीक है, ब्यूटेन में नंबर ऑफ एटम्स क्या है, ज्यादा है, किससे, प्रोपेन से।
तो लंडन डिस्पर्शन फोर्स इसमें क्या होगी, स्ट्रांग होगी। सरफेस एरिया, इसमें 4 कार्बन है, एरिया क्या होगा, ज्यादा होगा। इसमें 3 कार्बन है तो क्या होगा, कम होगा, ज्यादा होगी, सही है। साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड बिल्कुल सही। तो जब आप ग्रुप में मूव करते हो, से आप 8A ग्रुप में मूव करते हो, तो हीलियम से आप नियान आते हो, नियान से आर्गान आते हो, आर्गान से क्रिप्टॉन आते हो, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या आ रहा है, उसकी साइज बढ़ रही है। और लंदन डिस्पर्शन फोर्स जो है वो मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास और इलेक्ट्रॉन के क्लाउड पे डिपेंड करती है कि जितना इलेक्ट्रॉन क्लाउड सॉफ्ट होगा। सॉफ्ट का मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए न्यूक्लियस को इलेक्ट्रॉन्स नजदीक हैं, न्यूक्लियस को इलेक्ट्रॉन इससे दूर हैं, न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन इससे दूर हैं, दूर से दूर हैं। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से दूर होंगे उतनी अट्रैक्टिव फोर्स कम होगी, इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो सॉफ्ट होगा, और जितना सॉफ्ट होगा उतनी पोलराइजेशन इजीली होगी और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होगी, बढ़ेगी। तो ये भी सही है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड की साइज, पोजीशन ऑफ नोबल गैसेस, बिल्कुल पोजीशन चेंज होने से देखें नोबल गैसेस की ग्रुप में तो अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ती जा रही है। द अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल टेकन, तो दिस इज द राइट आंसर, 5 ओनली, दिस इज द राइट आंसर। बाकी ये तो सारे सही थे। हमने क्या बताया था कि इंडिपेंडेंट ऑफ, किस पे डिपेंड नहीं करती, इन चारों फैक्टर्स पे लंदन डिस्पर्शन फोर्स डिपेंड करती है। एक ही चीज था अमाउंट, जिस पे लंदन डिस्पर्शन फोर्स जो है वो डिपेंड नहीं करती। होपफुली समझ आ गया होगा। तो 101 पे चलते हैं। विच इज नॉट ट्रू इन केस ऑफ एन आइडियल गैस, ये आइडियल गैस के हिसाब से क्या सही नहीं है। इट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इन लिक्विड, सही है, हमें तो नॉट ट्रू बताना है। आइडियल गैस लिक्विफाई नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होती। देयर इज नो अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, ये भी सही है। एक्चुअल वॉल्यूम इज सफिशिएंट, नहीं, नेग्लिजिबल होता है। आइडियल गैस का वॉल्यूम नेग्लिजिबल होता है, सो दिस इज द राइट आंसर। हमें बताना था कि आइडियल गैस की कौन सी, ये तो रियल और आइडियल में कॉमन होती है। फोर्थ ऑप्शन क्या है कि एट अ गिवन टेम्परेचर पीवी इज प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ गैस, ये तो सही है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा, सी। अब ये देखिए कि हम क्या पढ़ते हैं, पीवी इज कांस्टेंट। कांस्टेंट तब वैल्यू आता है जब अमाउंट कांस्टेंट हो, जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो। अगर आप अमाउंट बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ कूलियंस बढ़ जाएंगे तो गैस का पीवी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये भी सही आइडियल गैस के लिए। गलत क्या था, ये क्वेश्चन नंबर 102 है। 102 ये है, इफ 20 सेंटीमीटर ऑफ गैस एट 1 atm, प्रेशर 1 atm है, इज एक्सपेंडेड टू 50 सेंटीमीटर क्यूब एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट है यानी बॉयल्स लॉ। तो आप क्या करोगे, बॉयल्स लॉ की इक्वेशन क्या है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, ठीक है। तो P1 कितना है 1, V1 कितना है आपका 20, P2 हमने मालूम करना है, ठीक है, और V2 कितना है 50। तो बताएं P2 इज इक्वल टू क्या होगा, P2 इज इक्वल टू का 50 मल्टीप्लाई करा है, इसे डिवाइड करें तो 1 इंटू 20 बाई 50। तो P2 इज इक्वल टू का क्या होगा, 1 इंटू 20 बाई 50, 1 इंटू 20 बाई 50, ये आपका आंसर होगा 1 इंटू 20 बाई 50। क्लियर। चले इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 103 एंड 104 इज ऑन आवर स्क्रीन। करते हैं इनको क्वेश्चंस को। पहली बात, गैस एट 298 केल्विन इज शिफ्टेड फ्रॉम अ वेसल ऑफ 250 सेंटीमीटर क्यूब कैपेसिटी टू 1 लीटर। अब पहले ये देख ले कि भाई 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 cm क्यूब। तो वॉल्यूम कितना बढ़ रहा है, पहले था 250 cm क्यूब, तो वॉल्यूम कितना बढ़ रहा है कि भाई 0 0 इसका क्या 25 का टेबल, इस पे 4 टाइम, यानी वॉल्यूम जो है वो 4 टाइम्स बढ़ रहा है। टेम्परेचर कितना था 298, देन व्हाट विल बी द प्रेशर ऑफ द गैस। अब देखिए वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, तो अगर वॉल्यूम 4 हो रहा है तो प्रेशर कितना होना चाहिए, 1/4, 1/4 होना चाहिए, 4 टाइम रिड्यूस होगा, तो हमारा बिकम डबल, डिक्रीजेज हाफ, डिक्रीजेज 1/4, राइट आंसर, सीधा राइट आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ी सी लॉजिक यूज करनी है हमने, ठीक है। तो 104 में आए, द वॉल्यूम ऑफ अमोनिया गैस। पहले तो जिसका भी आपने कुछ स्टोइचोमेट्री से रिलेटेड प्रॉब्लम है, पहले आप उसकी इक्वेशन बना लिया कर, 3H2
और हमें मिलेगा 2NH3। रिवर्सिबल रिएक्शन है, आप डबल एरो लगा दें, आपकी मर्जी। तो भाई क्या कर रहा है कि 10 मिलीलीटर इसके, 30 मिलीलीटर इसके, बैलेंस इक्वेशन बता रहा है कि 1 मिलीलीटर इसके 3 मिलीलीटर से रिएक्ट करता है और 2 मिलीलीटर अमोनिया के बनते हैं। 1 को किया हमने 10, यानी 10 टाइम इंक्रीज किया, 3 को 10 टाइम इंक्रीज किया, तो 2 को 10 टाइम इंक्रीज करें तो ये हो जाएगा 20 मिलीलीटर। आपका आंसर होगा क्या? 20 मिलीलीटर। तो जब आप नाइट्रोजन के 10 मिलीलीटर, सॉरी 30 मिलीलीटर और हाइड्रोजन के 10 मिलीलीटर लेंगे तो अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन आपको 20 मिलीलीटर क्या मिलेगा? अमोनिया मिलेगा। द करेक्ट फॉर्म ऑफ जनरल गैस इक्वेशन इज, सेकेंड फॉर्म ऑफ जो जनरल गैस इक्वेशन है उसकी करेक्ट फॉर्म क्या होगी? कर लेते हैं। इक्वेशन है P1V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू P2V2 अपॉन T इज द इक्वेशन। तो मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, मुझे लगता है यही सही है। तो P1V1 अपॉन P2, तो P2 को इधर लाए, ठीक है, तो क्या करेगा? डिवाइड करेगा, ठीक है। और T1 को अगर मैं उधर ले जाऊं, T1 को उस साइड पे, तो ऊपर चला जाएगा, T1 ऊपर चला जाएगा। तो मैं इस इक्वेशन को देखने की कोशिश करता हूँ कि P1V1 अपॉन P2V2, तो P2V2 यहाँ पे क्या करें? मल्टीप्लाई, इधर आएंगे तो डिवाइड करेंगे, यहाँ तक बिल्कुल सही। P2V2 इक्वल्स टू, इस साइड पे T1 ऊपर है, T1 डिवाइड करा था, इधर ऊपर चला जाएगा T1 और T2 नीचे ही है। दिस इज द राइट फॉर्म ऑफ इक्वेशन। तो यही इक्वेशन है जो कि सही है, बाकी क्या होंगी गलत होंगी तो उसको मैं टच नहीं करता, ठीक है बेटा। तो आपने इक्वेशन एग्जैक्टली जैसी है वैसे लिख के फिर उसको रीअरेंज करके किसी भी आंसर से मैच करना है, जिससे मैच हो तो वही सही होगा। I106 पे, a sample of gas occupies 100 milliliter at 27 degrees centigrade and 740 millimeter pressure. When its volume is changed to 50 milliliter at 740, अब देखें P1 is equal to P2, तो आप सेकेंड फॉर्म ऑफ जनरल गैस इक्वेशन नहीं यूज करेंगे आप, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है तो चार्ल्स लॉ को डील करें, चार्ल्स लॉ से करें, ठीक है। तो 100 मिलीलीटर जो है वो क्या था? V1 था, ठीक है। तो V2 जो है वो 50 मिलीलीटर है, हाफ हो गया, हाफ हो गया। वी नो दैट अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T एब्सोल्यूट। तो अगर वॉल्यूम हाफ हो रहा है तो टेम्परेचर को हाफ होना चाहिए, टेम्परेचर को हाफ होना चाहिए। टेम्परेचर कितना है? 21 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर इसमें हम 273 ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 300 केल्विन। तो 300 केल्विन पे जो वॉल्यूम था वो तो था 100। तो वॉल्यूम हाफ कब होगा? जब आप केल्विन टेम्परेचर हाफ करोगे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 150 के, 150 के। चले भाई, ये भी इजी था। 2 moles of an ideal gas at 546 occupies a volume of K and pressure will be। अब इस प्रॉब्लम को हम PV इज इक्वल टू nRT से करेंगे। तो PV इज इक्वल टू nRT। भाई पूछ रहा है कि प्रेशर क्या होगा, तो P इज इक्वल टू क्या होगा? nRT अपॉन V। वैल्यूज पुट करें तो N कितने मोल मिले हमें? 2 मोल। R इंटू T, अच्छा R का वैल्यू क्या है? 0.0821 इंटू टेम्परेचर कितना है? 546। एक चीज ध्यान में रखें कि R इंटू टी, यानी अगर ये जो है 0.0821 है और टेम्परेचर 273 है, ये इक्वल होता है 22.4 के। ये एज अ रेफरेंस ले लें। यहाँ पे 273 के क्या है? डबल है। ये जो फैक्टर है, ये फैक्टर 22.4 की जगह पे क्या हो जाएगा? 44.8। यहाँ पे 273 जो है वो 546 है। इन आर और टी की जो प्रोडक्ट है अकॉर्डिंग टू दिस वन, आर और टी 22.4 की जगह पे क्या हो जाएगा? 22.4 की जगह पे 44.8 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? 44.8। तो अब छुड़ा ले भाई, ये P इज इक्वल टू 2 इंटू, तो ये हो जाएगा 89.6 आपका जो है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 44.8 का टेबल इस पे 2 टाइम जाएगा तो प्रेशर होना चाहिए कितना? 2 atm। प्रेशर होगा आपका क्या? 2 atm। तो आप इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। आई भाई, द वॉल्यूम ऑफ अ बलून फिल्ड विथ 4 ग्राम ऑफ हीलियम एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज। एक बलून का वॉल्यूम क्या होगा? अब देखिए, दिस इज नथिंग। आपने वॉल्यूम मालूम करना है। व्हाट यू नीड टू डू,
PV इज इक्वल टू NRT। ठीक है, तो भाई वॉल्यूम मालूम करना है तो V इज इक्वल टू क्या होगा, NRT अपन क्या है P। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू होगा N1 है R 0.0821 इंटू टेम्परेचर जो है आपका कितना है 25 है, यानी 298 होगा। 298 डिवाइडेड बाय प्रेशर आपका 180। अब देखिए अगर 273 इंटू 0.281 होता तो वो 22.4 के बराबर होता। अब क्योंकि ये रूम टेम्परेचर है, आप डायरेक्ट भी बता सकते थे। हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो 1 मोल एट एसटीपी वॉल्यूम होता है 22.4। अगर आरटीपी है तो वॉल्यूम होता है कितना 24 लीटर। तो आपका जो वॉल्यूम आएगा इस वो आएगा 24 लीटर्स आएगा, यानी वॉल्यूम पूछा हुआ है 760 मिलीमीटर, ये हो गया 1 एटीएम। ठीक है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड 298 केल्विन। ठीक है, 4 ग्राम में 1 मोल है, एम के 4 ग्राम यानी 1 मोल। 1 मोल का वॉल्यूम रूम टेम्परेचर पे 24 लीटर होगा। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 109 है कि इफ पी वी टी आर आर प्रेशर वॉल्यूम मोलर मास वगैरह वगैरह, तो डेंसिटी की इक्वेशन क्या होगी। डेंसिटी की इक्वेशन हम निकालते हैं इस तरह से कि पीवी इज इक्वल टू एनआरटी एज एन इक्वल्स टू गिवन मास ओवर मोलर मास, सॉरी एन इज इक्वल टू, यस सही है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो हम एन का वैल्यू पुट करेंगे तो आपका हो जाएगा पीवी इज इक्वल टू एम स्मॉल अपॉन एम कैपिटल आर टी। तो एज डी इज इक्वल टू एम ओवर वी, एम तो है, वी को इधर लाए तो ये हो जाएगा पी एम इज इक्वल टू डी आर टी। एज डी इज इक्वल टू एम ओवर वी, तो एम और वी की जगह पे डी आ जाएगा। तो डेंसिटी इज इक्वल टू हो जाएगा पी एम अपॉन आर टी। पी एम अपॉन आर टी क्योंकि डेंसिटी यहाँ पे है तो आर टी इधर डिवाइड करेगा, इधर है भाई पी एम अपॉन आर टी। ओके, द डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर क्या कहते हैं, वैक्यूम डिस्टिलेशन की डेफिनेशन। तो अगर आप किसी कंपाउंड को प्यूरिफाई करना चाहते हो, डिस्टिलेशन करना चाहते हो, प्रेशर रिड्यूस करके उसकी बॉइलिंग पॉइंट कम करके, तो उसको वैक्यूम डिस्टिलेशन कहते हैं। चले भैया अब आते हैं 111 एंड 112। 111 एंड 112 आर ऑन स्क्रीन, हमारी स्क्रीन पे है। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट बेस्ट सपोर्ट द आइडिया दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। कि कौन सी स्टेटमेंट ये दावा करती है कि मैटर जो है वो पार्टिकल्स का बना हुआ है। लिक्विड्स आर इजिली कंप्रेसिबल, लिक्विड्स आर इजिली कंप्रेसिबल, सही है, गैस भी इजिली कंप्रेसिबल है। इफ अ बॉटल ऑफ परफ्यूम इज ओपन, स्मेल स्प्रेड क्विकली। अगर आप परफ्यूम की बोतल जो है क्या करते हो, खोलते हो, ठीक है, क्या होता है कि परफ्यूम मॉलिक्यूल वहां से निकलेंगे, सीधे आपकी नाक तक पहुंचेंगे, यानी परफ्यूम की बोतल से निकल के पार्टिकल्स आपकी नाक तक पहुंच गए हैं। तो ये एक बेस्ट स्टेटमेंट है, जो कहती है कि बोतल से निकल के पार्टिकल्स आपकी नाक तक आ गए हैं। तो बेस्ट स्टेटमेंट यही है। लिक्विड ऑलवेज फिल द स्पेस अवेलेबल टू ड्रेम, ऐसा नहीं होता। 1 cm की वाटर 17 नहीं होता। ठीक है, तो लिक्विड्स इजिली कंप्रेस नहीं होते, लिक्विड इजिली कंप्रेस नहीं होते। इसमें हमें कहाँ पता चल रहा है कि भाई ये मैटर जो है पार्टिकल्स का बना हुआ है, ये खुशबू आने से पता चलेगा कि पार्टिकल्स का बना हुआ है। तो 112 विच ऑफ दीज पजेज प्रोसेस इन्वॉल्व वीकनिंग ऑफ द अट्रैक्शन। अब सिंपल सी बात है कि भाई ऐसा कोई भी फिजिकल प्रोसेस जो गैस करे, सबस्टेंस को लिक्विड करे या सॉलिड करे, तो वीक में वीक जो है इसमें होंगी। तो कौन से प्रोसेस हैं जिसमें गैस बनती है, एक होता है आपका सब्लिमेशन, ठीक है, दूसरा होता है आपका एवापोरेशन। इन दोनों में अगर कोई भी आंसर है तो वही होगा। तो कंडेंसेशन, एवापोरेशन, फ्रीजिंग, तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा एवापोरेशन। एवापोरेशन इज ए प्रोसेस जिसमें क्या होता है कि लिक्विड जो है वो गैसेस में कन्वर्ट होते हैं तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक हो जाए। A liquid is thought to be pure acetic acid. Which of the following is the best way to test its purity? लेकिन अगर सॉलिड है तो उसकी प्योरिटी को हम उसकी मेल्टिंग पॉइंट से टेस्ट करते हैं। अगर लिक्विड है तो उसकी प्योरिटी को हम उसकी बॉइलिंग पॉइंट से टेस्ट करते हैं। अगर लिक्विड की बॉइलिंग पॉइंट वही आती है जो कि लिटरेचर में रिपोर्टेड है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो लिक्विड है वो प्योर है, हमारे पास जो लिक्विड है वो प्योर है। तो प्योर लिक्विड की बॉइलिंग पॉइंट चेंज आती है, इसका मतलब यह है कि हमारे पास एक इम्प्योर लिक्विड है। ठीक है, तो
लिक्विड की प्योरिटी उसकी मेल्टिंग पॉइंट से क्या होगी पता चल सकता है। रिएक्ट विद इथेनॉल का कोई पता नहीं। बर्न कंप्लीट ऑक्सीजन या एड नॉन वोलेटाइल एंट्री से बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बढ़ जाएगी, उतनी नहीं रहेगी। तो अगर प्योर है तो उसमें कुछ नहीं है, तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी, फिक्स होगी। चलें भाई 114, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग स्टैचोमेट्री। स्टैचोमेट्री क्या बताती है? इट इन्वॉल्व्स द कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटीज ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स इन अ केमिकल रिएक्शन। ये तो बिल्कुल सही है। इट प्रिडिक्ट्स द फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, बिल्कुल नहीं। वो तो थर्मोडायनामिकल कंडीशंस बताएगी कि रिएक्शन पॉसिबल होगा कि नहीं होगा। इट इज अ स्टडी ऑफ मूवमेंट ऑफ एटम्स, नहीं। इट प्रिडिक्ट्स द रेट ऑफ रिएक्शन, बिल्कुल नहीं। तो हमें स्टैचोमेट्री से जो पता चलता है अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बाय कंपेयरिंग द बैलेंस इक्वेशन। वन 115 and 16, 115 and 16 are on our screen. The mass volume relationship works when, कब वर्क करेगी, जब क्या होगा? मास वॉल्यूम रिलेशनशिप कब वर्क करेगी? मास वॉल्यूम रिलेशनशिप ऑल रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर गैसेस, बिल्कुल करेगी। तो गैस का आप मास भी ले सकते हो, गैस का वॉल्यूम भी ले सकते हो। When one of reactant is a gas तो आप इसका वॉल्यूम ले सकते हो। इन प्रोडक्ट इज अ लिक्विड और सॉलिड तो आप इसका मास ले सकते हो, आप इसका वॉल्यूम नहीं ले सकते, क्योंकि मास वॉल्यूम रिलेशनशिप इज बेस्ड ऑन एवोगाड्रोस लॉ। एवोगाड्रोस लॉ कहता है कि आप गैस के वॉल्यूम को मास में और उसके मास को वॉल्यूम में और वॉल्यूम को मास में चेंज कर सकते हो। ना आप लिक्विड ना सॉलिड, सॉलिड और लिक्विड के मास को भी आप जो है उसमें वॉल्यूम में चेंज कर सकते हो। उसके लिए आपको डेंसिटी का होना जरूरी है। तो गैसेस में आप डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, व्हेन बोथ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर सॉलिड्स, फिर आप वॉल्यूम यूज नहीं कर सकते, वॉल्यूम में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो हमारे पास दो आंसर सही हैं ये। तो एज अ होल आंसर क्या होगा, डी। एज अ होल आंसर जो होगा वो क्या होगा, डी होगा, ठीक है। अतः 116 पर हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर नीडेड टू कंप्लीटली रिएक्ट विद 24 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। अब देखिए 4 ग्राम हाइड्रोजन से 1 मोल ऑक्सीजन रिएक्ट करता है। 4 ग्राम हाइड्रोजन के लिए 1 मोल ऑक्सीजन चाहिए। तो क्वेश्चन है कि 24 ग्राम के लिए कितने चाहिए भाई? 24 को आप 4 से डिवाइड कर लें तो आपने कितने ज्यादा ग्राम लिए हैं? आपने 6 टाइम्स ज्यादा ग्राम लिए हैं। आपने 6 टाइम्स ज्यादा ग्राम लिए हैं, ठीक है। तो 6 टाइम्स ज्यादा ग्राम लिए हैं, ठीक है, सॉरी 6 टाइम्स जो है मोर ग्राम्स लिए हैं, तो इसको भी 6 दफा बढ़ा लें तो 1 into 6 इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो हमें 6 मोल चाहिए। 24 तो आपको कितने चाहिए? 6 मोल चाहिए। इस आंसर को चेंज कर लेता हूं। तो हमें 6 मोल जो है किसके चाहिए? 6 मोल चाहिए किसके? ऑक्सीजन के चाहिए, जो 24 ग्राम हाइड्रोजन से क्या करेंगे? रिएक्ट करेंगे। चलिए भाई, व्हाट इज लिमिटिंग रिएक्टेंट इन अ केमिकल रिएक्शन? लिमिटिंग रिएक्टेंट वो होता है जो प्रोडक्ट के कम मोल्स बनाए, प्रोडक्ट की कम अमाउंट बनाए, जल्दी कंज्यूम हो जाए और प्रोडक्ट की क्वांटिटी को कंट्रोल करे। डेफिनेशन पढ़ दें। द रिएक्टेंट दैट इज कंज्यूम्ड कंप्लीटली, बिल्कुल सही है। द रिएक्टेंट दैट इज प्रेजेंट इन एक्सेस, वो तो एक्सेस होगा। द रिएक्टेंट हुज सम अमाउंट रिमेन अनरिएक्टेड, ये भी एक्सेस होगा। रिएक्टेंट विच इज डज नॉट कंट्रोल, ये भी एक्सेस होगा। तो ए इज द राइट आंसर। A is the right answer for this question. 118. How many grams of carbon dioxide are produced when 32 grams of methane reacts according to the equation? अब देखें इसके 16 ग्राम्स, तो इसका 1 मोल यानी 44 ग्राम बन रहे हैं। भाई कह रहा है कि इसके अगर आप 32 ग्राम जलाते हो तो आपने क्या किया? इसको डबल किया है, इंटू 2। तो आप इसको भी क्या करें? इंटू 2 करें। इंटू 2 करेंगे तो कितने ग्राम बनेंगे? 88 ग्राम। 88 ग्राम। सिंपल सिंपल है बट नीड सम अटेंशन। तो 119 क्वेश्चन क्या है? द मोलर मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज 40। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली रिएक्ट विद 0.1 मोल ऑफ HCl? क्वेश्चन को देखें जरा। तो भाई 40 ग्राम जो है, 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोजन, ठीक है, चाहिए किस लिए? 1 मोल HCl को, यानी 1 मोल ऑफ HCl, 1 मोल ऑफ HCl require 40 grams of NaOH।
तो हमें कह रहा है कि 1 नहीं, हमारे पास है 0.1। तो मुझे ये बताएं कि 1 जो है, 1 की डेसिमल इधर थी, ठीक है, वो इधर आ गई, ठीक है। तो आप क्या करें, इसके लिए कितने ग्राम चाहिए थे, 40। तो 40 जो है डेसिमल इधर थी, तो एक डेसिमल इधर लाए तो कितने ग्राम चाहिए हमें, 4.0 ग्राम चाहिए। तो सिंपल सा आंसर होगा कि हमें 1 मोल के लिए अगर 40 ग्राम चाहिए तो 0.1 का मतलब है डेसीमोल, 0.1 का मतलब है 1/10, 1/10 का मतलब है कि आप डेसिमल को 1 प्लेस लेफ्ट साइड शिफ्ट कर लें, ठीक है। तो सिंपली यही होगा, वेन एवर यू मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 10, आप डेसिमल को एक प्लेस लेफ्ट पे शिफ्ट कर लें। अगर 100 2 प्लेसेस कर लें, 1000 3 प्लेसेस शिफ्ट कर लें, अगर डिवाइड करते हैं तो राइट साइड शिफ्ट कर लें। इस तरह से आप जो है सिंपली आंसर निकाल सकते हैं। In the reaction 2KCl3 if 3 moles of potassium chlorate are decomposed, how much volume of oxygen is produced? अब इक्वेशन ऊपर लिखी हुई है, इसको नीचे करते हैं कि 2 मोल जो है इसके, ऊपर लिखता हूं मैं कि 2 मोल्स जो हैं इसके, वो 3 मोल्स प्रोड्यूस करें किसके, ऑक्सीजन के 3 मोल। भाई कह रहा है कि अगर हमारे पास 3 मोल हैं तो बताएं इसके मोल्स कितने प्रोड्यूस होंगे। तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, मोल्स कितने प्रोड्यूस होंगे, आपके मोल्स होंगे 2n इक्वल्स टू 3 इंटू 3, n इज इक्वल टू होगा 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2, n इज इक्वल टू क्या होगा 9/2, n इज इक्वल टू होगा 4.5। तो 4.5 मोल्स चाहिए किसके, सॉरी ऑक्सीजन के प्रोड्यूस होंगे। इसको अगर आप 22.4 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आंसर आएगा 100.8। तो 3 मोल अगर आप यूज करोगे तो आपको मिलेगा 100.8 लीटर वाले। चले 121 क्या कहता है, इन अ केमिकल रिएक्शन 3 मोल्स ऑफ ए रिएक्ट्स विद 4 मोल्स ऑफ बी। पहले इक्वेशन बना लें, बैलेंस इक्वेशन में 3A 4B प्रोड्यूस 2 मोल्स ऑफ सी, ये 2C प्रोडक्ट बन रही है, ठीक है। इफ 4.5 मोल्स ऑफ ए, भाई हमने क्या किया कि 4.5 मोल ए के यूज किए हैं और 7 मोल्स जो हैं तो बी के यूज किए हैं। तो व्हाट इज द लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा होगा। अब देखें इसके 3 ग्राम जो है इसके 4 ग्राम से रिएक्ट कर रहे हैं, तो हमने इसका कितने मोल्स बढ़ाए हैं 1.5, 1.5 इसका 50% है। तो अगर इसका 50% क्या होगा 2 होगा। तो यानी अगर इसके हमने 50% बढ़ाए हैं जो कि बराबर होंगे 1.5 पे, तो इसका 50% 2 होगा। तो इसके लिए कितने मोल चाहिए 6 मोल चाहिए, यानी इसके 4.5 मोल्स के लिए इसके 6 मोल चाहिए। अवेलेबल कितने हैं 7, 6 कंज्यूम हो जाएंगे, 1 मोल बच जाएगा, इसके 4.4 कंज्यूम हो जाएंगे। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन होगा, ए का रिएक्टेंट जो खत्म हो जाए, खत्म कौन हो जाएगा ए। बी 4.5 मोल्स के लिए बी के जो मोल्स चाहिए वो 6 चाहिए, पर है कितने 7। तो 1 मोल जो है 1 मोल बी का रिमेन अनरिएक्टेड बच जाएगा। आगे बढ़ते हैं, द बैलेंस इक्वेशन फॉर द रिएक्शन 2A प्लस 3B 4C इफ 8 मोल्स ऑफ ए के 8 मोल्स हैं, 6 मोल्स ऑफ बी 6 इसके हैं, ठीक है। तो व्हाट इज द एक्चुअल यील्ड, एक्चुअल यील्ड क्या होगी, पहले थ्योरेटिकल मालूम करें फिर एक्चुअल का पता चलेगा। देखिए अब कंपैरिजन करेंगे कि इसको हमने किया है डबल, इसको हमने किया है चौपल, 4 मरतबा इंक्रीज। तो अंदाजा लगा लें कि इसको डबल किया था तो 6 बना, इसके 8 अवेलेबल यानी इसको 4 मरतबा बढ़ाए। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन होगा, जिसके मोल कम बढ़े। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट आपका बी होगा। बी इज व्हाट, लिमिटिंग रिएक्टेंट। पहली बात ये हो गई, बी इज लिमिटिंग रिएक्टेंट, ठीक है। एक बात ये क्लियर हो गई कि बी लिमिटिंग रिएक्टेंट है। अब देखिए हमने किया क्या है कि 3 को 6 किया है यानी डबल किया है, तो आप 4 को डबल कर लें, इसके सी के जो मोल बनने चाहिए कितने बनने चाहिए 8। तो हम बैलेंस इक्वेशन से मोल निकाल रहे हैं, तो ये 8 मोल जो है 8 मोल कौन सी यील्ड होगी, ये तो थ्योरेटिकल यील्ड होगी, ये तो थ्योरेटिकल यील्ड होगी। पूछा क्या गया है एक्चुअल यील्ड क्या होगी,
भैया एक्चुअल यील्ड तो थ्योरेटिकल से कम होती है, तो वो आंसर देखें जो 8 से कम हो, एक ही आंसर है, एक ही आंसर है जो होगा, तो आपका आंसर क्या होगा 7 है। ठीक है, मुझे पता है आप गलती से 8 ही करेंगे क्योंकि बैलेंस इक्वेशन वही देगी आपको, पर आंसर क्या होगा 7, क्योंकि एक्चुअल यील्ड ऑलवेज लेस देन द थ्योरेटिकल यील्ड। चलिए भाई 123 and 124 in a chemical reaction theoretical yield of product is 50 gram and actual yield is the 40 gram, what is the percentage? अब देखिए परसेंटेज यील्ड जो है, परसेंटेज यील्ड इक्वल होती है एक्चुअल यील्ड अपॉन थ्योरेटिकल यील्ड इन 100। अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो एक्चुअल कितनी है 40 और थ्योरेटिकल कितनी है 50 इंटू 100, तो 100 का टेबल 50 का टेबल 100 पे 2 टाइम्स 2 40 द 80% इज द राइट आंसर, 80% इज द राइट आंसर। ठीक है, ये हो गया। टू कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल गैसेज। अब देखिए जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में जो फॉल्टी अजम्पशंस थे, एक नेग्लिजिबल वॉल्यूम वाला और दूसरा कि गैस मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते, तो ये दो पोस्टुलेट जो हैं ये फॉल्टी थे और इसी वजह से इन फॉल्टी अजम्पशन की वजह से जो आइडियल गैस है वो रियल हो जाती है। तो अब पूछा गया है कि कौन सी दो प्रॉपर्टीज हैं जो सिर्फ आइडियल गैसेस की होती हैं पर रियल की नहीं होती। तो मेडअप ऑफ मॉलिक्यूल्स, प्रेशर ड्यू टू कोलियन। अब ये दो प्रॉपर्टीज रियल गैस में भी होती हैं, आइडियल में भी होती हैं। नेग्लिजिबल वॉल्यूम, एब्सेंस ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स। अब ये जो दो प्रॉपर्टीज हैं ये सिर्फ और सिर्फ आइडियल गैस में होती हैं, रियल में नहीं होती। एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, सही है, तो ये तो दोनों में होता है, तो ये हमारा आंसर नहीं। हमने ये बताना है कि नोबल गैसेस की कौन है, ये भी होती हैं। तो सिर्फ दो ये प्रॉपर्टीज हैं, नेग्लिजिबल वॉल्यूम वाला और दूसरा क्या चीज है, एब्सेंस ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स। ये दो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज हैं किसकी, सिर्फ आइडियल गैसेस की, ये रियल गैसेस की प्रॉपर्टीज नहीं है। चलिए, the temperature at which volume of gases becomes zero is called absolute zero। सिंपल सी बात है, absolute zero is what, minus 273.18 डिग्री सेंटीग्रेड, और सिंपली हम कहते हैं 0 केल्विन, और सिंपली हम कहते हैं 273 डिग्री सेंटीग्रेड कहते हैं। ये वो टेम्परेचर है जहाँ पे गैस का वॉल्यूम जो है वो जीरो हो जाता है और उनकी जो एब्सोल्यूट का सॉरी एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो भी जीरो हो जाती है। ठीक है बेटा, चलिए। Boyle states that pressure of a gas is inversely proportional to its pressure of gas is inversely proportional to its volume, or volume is inversely proportional to what, pressure। 127 को देखिए जरा, चार्ल्स लॉ कांस्टेंट के, चार्ल्स लॉ कांस्टेंट क्या था, P अपॉन T इक्वल टू K। ये कांस्टेंट कब होता है, जब अमाउंट सेम हो, मोल्स सेम हो और प्रेशर सेम। तो अमाउंट और प्रेशर सेम रखेंगे तो K का वैल्यू क्या होगा, K का वैल्यू कांस्टेंट होगा। अगर इन दोनों में कोई भी फैक्टर चेंज करेंगे K का वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो अमाउंट ऑफ गैस, प्रेशर ऑफ गैस, यानी 1 and 2 नेचर ऑफ गैस के पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, तो आपका जो आंसर होगा क्या होगा 1 and 2, 1 and 2। चले भाई इसको भी मिटाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है 128 and 129। तो भैया 128 है कि इफ प्रेशर इज डबल्ड एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज इंक्रीज 4 टाइम्स, तो गैस के वॉल्यूम पे इफेक्ट क्या होगा। देखिए सिंपल सी बात है कि वॉल्यूम जो है उस पर आप प्रेशर एंड टेम्परेचर का कंबाइंड इफेक्ट करेंगे। ठीक है, प्रेशर एंड टेम्परेचर का कंबाइंड इफेक्ट करेंगे। ठीक है, अब क्या करें कि प्रेशर इज, इफ प्रेशर एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज इंक्रीज 4 टाइम्स, प्रेशर इज डबल। तो अगर आप प्रेशर डबल करते हो, ठीक है, तो प्रेशर से वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो वॉल्यूम हाफ हो जाएगा। एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर आप क्या करते हो, 4 मरतबा बढ़ रहा हो, तो टेम्परेचर से वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो 4/2 भैया 4/2 क्या हो गया 2, आपका आंसर आएगा 2V, यानी वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो आप जनरल गैस इक्वेशन के जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उनको इस तरह से डील करेंगे। तो 129 है, द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डबल्ड व्हाइल कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। वॉल्यूम डबल हो रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। वी नो दैट वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो वॉल्यूम डबल कब होगा, जब आप प्रेशर को क्या करोगे, हाफ करोगे। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा 2V हो जाएगा। तो इट विल हाफ, प्रेशर जो है वो क्या होना चाहिए, हाफ होना चाहिए। प्रेशर क्या होना चाहिए, हाफ होना चाहिए। व्हाट हैपेंड टू द प्रेशर, प्रेशर शुड बी हाफ।
इन चार्ल्स लॉ इफ सेल्सियस स्केल इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ केल्विन स्केल, तो अगर आप सेल्सियस स्केल यूज करते हो तो उसका फार्मूला अपना होता है कि वीटी मीन्स कि वॉल्यूम एट चेंज टेम्परेचर इज इक्वल्स टू वी नॉट 1 प्लस टेम्परेचर अपॉन 273। इस इक्वेशन के हिसाब से हमें क्या बताना है, हमें ये बताना है कि व्हाट इज वीटी। वीटी इज द वॉल्यूम एट न्यू टेम्परेचर जो आपने चेंज किया है। वी नॉट ओरिजिनल वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो वी नॉट इज द ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ गैस एट 0, बिल्कुल सही है। वी नॉट इज द ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ गैस एट चेंज टेम्परेचर, नहीं, वो वीटी होता है। वीटी इज द ओरिजिनल वॉल्यूम एट 0, नहीं, ये चेंज टेम्परेचर पे होता है। तो ओरिजिनल वॉल्यूम इज इंक्रीज बाय 1273 टाइम्स फॉर ईच डिग्री फॉल ऑफ टेम्परेचर। अगर यहाँ पे राइज होता तो ये भी सही होता, यानी ये गलत है, आपका ये ही सही होगा, ठीक है बेटा। तो ये क्वेश्चन नंबर है 131। तो क्वेश्चन नंबर 131 को देखें जरा क्या कहता है। क्वेश्चन है कहता ग्राफ इज एन आइसोबार एक्सपेंशन ऑफ गैसेस ऑन हीटिंग। ये एक आइसोबैरिक ग्राफ है, यानी जिसमें प्रेशर कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो सिलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग दिस ग्राफ। तो भाई ये आइसोबैरिक है, यानी प्रेशर कांस्टेंट होता है। तो ये प्रेशर P1 है, ये P2 है, ये P3। यहाँ से टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ रहा है। सिंपली बात करें तो वी आर टॉकिंग अबाउट चार्ल्स लॉ, वी आर टॉकिंग अबाउट चार्ल्स लॉ। तो चार्ल्स लॉ की तो एट P3 किस जगह पे है, P3 ये है। तो P3 पे देखें कि वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम क्या है, हाई है, और टेम्परेचर अगर देखें कंपेरेटिवली सबसे लो है। तो एट P3 V इज लार्ज, V लार्ज है बिल्कुल, एंड T इज लो, सही है। हाई भाई एट P1 ये है, P1 पे क्या है कि वॉल्यूम लो है, ठीक है, और टेम्परेचर जो है वो T हाई है। क्या लिखा हुआ है, एट P1 वॉल्यूम इज लो बट टेम्परेचर इज हाई, बिल्कुल ये भी सही है। द रेशियो ऑफ वॉल्यूम टू टेम्परेचर इज हाईएस्ट एट P3 पे वॉल्यूम जो है बहुत ज्यादा है और टेम्परेचर कम है। तो हाई को जब आप लो से डिवाइड करोगे तो रेशियो क्या होगा, हाई आएगा, तो ये भी सही है। अब उसके बाद क्या है कि P3 इज लेस देन P2 इज द लेस देन, जितना प्रेशर कम होगा, जितना प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम क्या होगा, ज्यादा होगा। तो P3 वाकई कम है, इस वजह से वॉल्यूम ज्यादा है। P2 उससे कम, उससे ज्यादा है। P1 उससे ज्यादा है, तो ये भी सही है। तो ऑल ऑफ दीज, सारी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। एक बार इसको पास करके अगर समझना है तो दोबारा देख लेना, होपफुली आपको आ जाएगा। इफ द टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज इंक्रीज्ड व्हाइल कीपिंग द प्रेशर कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, आप प्रेशर कांस्टेंट रखते हो तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। तो क्या होगा कि व्हाट विल हैपन टू वॉल्यूम, इट विल इंक्रीज। सिंपल सी बात है, इंक्रीज होगा, ठीक है। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं, चार्ल्स लॉ के स्टेटमेंट को कंफर्म करो। जरा इनको देखें कि दीज ग्राफ्स आर आइसोथर्म्स ऑफ बॉयल्स लॉ। ये जब हम प्रेशर जो है क्या करेंगे, प्रेशर कम करेंगे, ठीक है, तो वॉल्यूम जो है बढ़ता जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम वॉल्यूम को इन्वर्स करेंगे तो प्रेशर बढ़ता जाएगा। PV कांस्टेंट होता है, T1 कम टेम्परेचर है, T2 जो है आपका ज्यादा टेम्परेचर है, ठीक है। अब भाई क्या कह रहा है कि इफ P इज रिप्लेस्ड विथ T, अगर आप यहाँ P को हटा के T करते हो, तो P को हटा के T करते हो, और जो PV है इसको हटा के V अपॉन T करते हो, ठीक है, और उसको जो है P2 करते हो, इसको P1 करते हो, यही लिखा हुआ है, ठीक है। तो यानी हमने अभी क्या किया कि जहां जहां पे प्रेशर था उसको हटा के टेम्परेचर कर दिया, यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट था, अब नई चीज में क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है। यानी हम जो है शिफ्ट हो गए बॉयल्स लॉ से चार्ल्स लॉ में। क्वेश्चन क्या है, P इज रिप्लेस बाय, ये कर दिया हमने, देन विच आइसोबार इज नॉट पॉसिबल, कि फिर कौन सा ग्राफ पॉसिबल नहीं है। हमें पता है कि अगर आप V/T1 का रेशियो लोगे डिफरेंट प्रेशर पे, तो आपको, क्योंकि ये रेशियो कांस्टेंट होता है, तो आपको सीधी लाइन मिलेगी, यानी ये ग्राफ पॉसिबल है। उसके बाद हमने पढ़ा है कि टेम्परेचर अगर आप बढ़ाएंगे, ठीक है, तो वॉल्यूम क्या होगा, वो भी बढ़ेगा, ठीक है, वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। तो अगर आप इधर टेम्परेचर रखते हो और टेम्परेचर बढ़ाते हो तो वॉल्यूम आपका क्या होगा, इंक्रीज होगा, 1/V आपका V हो जाएगा ये, ठीक है। और टेम्परेचर अगर आप बढ़ाते हो, ठीक है, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, ठीक है, तो वॉल्यूम क्या होगा, अगेन बढ़ेगा। तो आपको वो एक सीधी लाइन मिलेगी,
हाइपरबोला या पैराबोला कर्व नहीं मिलेगा। ये आपको ग्राफ नहीं मिलने वाला। ये भी मिल सकता है, वो भी मिल सकता है, किसमें, चार्ल्स लॉ में। ये ग्राफ आपको नहीं मिलेगा। तो ये थोड़ी सी सिंपल सी लॉजिक थी जिसमें आपको कंफ्यूज किया गया था। 135 क्वेश्चन ये है कि फॉर एन आइडियल गैस पॉइंट्स 1 2 3 4 रिप्रेजेंट डिफरेंट कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। भाई ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। तो 4 तो आपका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है जो आइडियल गैस को शो करता है, ठीक है। 1 2 3 4 क्या शो करें कि डिफरेंट कंडीशन। एट विच पॉइंट गैस इज नियरली आइडियल। अब ये समझ लें कि नियरली आइडियल है पर आइडियल नहीं है, यानी आइडियल बिहेवियर के बिल्कुल क्लोज है। तो कौन सी पॉइंट है, 3 है। तो 3 इज द पॉइंट। पहले क्वेश्चन का आंसर है 3। 3 इज द पॉइंट, 3 is the point where the gas is nearly ideal but not ideal. Ideal किस पे, 4 पॉइंट पे। सेकंड क्वेश्चन, at which point gas is at lowest temperature। तो जितना आप टेम्परेचर कम करते जाओगे तो गैस इस आइडियल बिहेवियर से डेविएट होते जाएगी। तो 1 is the lowest pressure। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर होगा 1, ठीक है। at which point gas is at maximum deviation from the ideal behavior। तो जितना टेम्परेचर कम से कम होगा तो डेविएशन मैक्सिमम होगी। तो अगेन 1 इज द पॉइंट, 1 इज द पॉइंट वेयर आपकी गैस जो है मैक्सिमम डेविएशन पे है। तो आपका आंसर होगा 3 1 1। पहले क्वेश्चन का 3 1 1। तो आई होप कि ये इतना डिफिकल्ट नहीं था, पर हाँ नीड सम कंसंट्रेशन टू। 135 के बाद 136 या 137, whatever the question is। Last question of the day, if number of moles of a gas is doubled, हमने गैस के मोल्स डबल किए while keeping the temperature and pressure constant according to Avogadro's law, what happens to the volume। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। We know that volume is directly proportional to number of moles at constant pressure and temperature। तो अगर आप नंबर ऑफ मोल्स 1 है तो वॉल्यूम कितना होता है, 22.4। अगर आप वॉल्यूम 2 कर देंगे, डबल कर देंगे, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स डबल कर देंगे तो वॉल्यूम भी आपका डबल हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर इज इट विल डबल। दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज टेस्ट। होपफुली आपको ज़रूर कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली होंगी। अगर आपने कुछ नया सीखा है तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।